स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। अज मैं तुहानू रिकॉर्डेड लैक्चर ही भेज रहा क्योंकि कल थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी क्योंकि साढ़े घर लागे काम लगा है और फिर ठा ठा की आवाज़ बड़ी आती है, इस करके मैं ऊपर जाके वीडियो नहीं बना सकता। कल भी मैंने नीचे ही वीडियो बनाना पाया थी, नैटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, जे काम उन्होंने मुक जाता है फिर उस दिन मैं तुहानू फिर तो लाइव आ जाएंगे। कल एक्चुअल च असी जूम मीटिंग भी एक करांगे जिहदे मैं तुहाडियां कुछ क्वेरीज लेना चाहता है। ठीक है, अज के लिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिहदे इस वजह करके मैं रिकॉर्डेड बना रहा हैं क्योंकि जो थोड़ा जिन्ना भी ब्लर होया तो तुहानू समझ नहीं आना है आर्टिकल, इस करके थोड़ा इंपॉर्टेंस देखते हुए मैनू ये वीडियो लैक्चर बनाना पाएगा। आर्टिकल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बस इनू स्टैप बाय स्टैप तुसीं ध्यान नाल समझना। पहले स्टैप दे विच असीं लिखांगे, देखो आर्टिकल की है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। एसी सर्किट जिहदे विच सिर्फ एक इंडक्टर लगा। इंडक्टर आपां सोलेनॉइड नूं ही बोलदे आ। एक सोलेनॉइड है जिहदी इंडक्टेंस L है और इहदे नाल असीं एक एसी सोर्स लगाता जिहदी इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF जिहड़ी है वो E है। स्टैप 1 दे विच असीं यही लिखना है, कंसीडर एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L is connected with the source alternating current source having instantaneous value of EMF E। और यह की है, E is equal to E naught sin ओमेगा टी। हुण साडा मेन परपज है स्टैप नंबर 2 ते। स्टैप नंबर 1 क्लियर है। स्टैप नंबर 1 च आपां की लिखना है कि एक साडे कोई इंडक्टर है जिहदी इंडक्टेंस L है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक एसी सोर्स लगाया जिहदी EMF इंस्टैंटेनियस वैल्यू E is equal to E naught sin ओमेगा टी है। बस इन्ना ही। सैकेंड, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट गुजरेगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ इंडक्टर ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF इंड्यूस ਹੁੰਦੀ है। ਜੇ करंट वेरिंग है मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा जिहदे करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक अपोजिंग इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होएगी जिहदी वैल्यू होएगी -L di अपॉन dt। ठीक है, ये असी लास्ट वाले चैप्टर दे विच पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। ठीक, ते ये देखा गया कि जिहड़ी साडी बैटरी है उन्हें अपोजिंग EMF दे अगेंस्ट जाना है। ठीक है, इस करके जिहड़ी इंड्यूस EMF है वो साडी जिहड़ी EMF है जिहड़ी असी बैटरी सोर्स दी अप्लाई कीती है उहदा नेगेटिव होएगा। ठीक है, मैं इत्थे दोनों की ही वैल्यू पुट कर देना। E की वैल्यू -L di अपॉन dt। मेरा एक्चुअल च आर्टिकल दे विच टारगेट है I कैलकुलेट करना। ठीक, -E naught sin ओमेगा टी। क्लियर, इत्थे नेगेटिव नेगेटिव कैंसल ते मैं di नूं इधर रहन देना क्योंकि मैं करंट कैलकुलेट करना। L नूं मैं नीचे लै देना, E naught अपॉन L। ठीक है, dt नूं इधर लै जांदे, sin ओमेगा टी dt। इत्थे तक क्लियर हो गया। हुण असीं चलदे हां स्टैप नंबर 3 ते। स्टैप नंबर 3 ते असीं करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। करंट कैलकुलेट करन दे लई सानूं इंटैग्रेशन करना पेगा फुल साइकिल ऑफ AC ते इत्थे आ जाएगा साडे कोल इहदा इंटैग्रेशन I E naught कांस्टेंट L कांस्टेंट इंटैग्रेशन ऑफ sin ओमेगा टी dt। नेक्स्ट sin ओमेगा टी दी इंटैग्रेशन करन दी कोशिश करांगे। E naught अपॉन L sin दी इंटैग्रेशन माइनस cos ओमेगा टी। टी दे नाल इत्थे ओमेगा लगा है, इस करके ओमेगा ने नीचे भी आ जाना। ठीक, हुण इत्थे एक चीज नूं समझना, जिहड़ी सब तो वड्डी गलती स्टूडेंट करदे है वो इत्थे हुंदी है कि भुल जांदा इत्थे चेता, पर तुसीं इत्थे ही याद रखना जिहड़ा माइनस cos ओमेगा टी है ना, तुसीं इहनूं sin ओमेगा टी -π/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, हुण देखो ध्यान नाल सारा आर्टिकल। इत्थे करंट मैक्सिमम हो सकता है, फिर स्टैप नंबर 4 ते चल जाएंगे।
स्टैप नंबर 4 करंट मैक्सिमम हो सकता है जे ए वाली टर्म जी 1 के इक्वल आ जाए तो फिर करंट कितना हो गया मैक्सिमम उन्होंने आई नॉट नाल डिनोट करांगे मैक्सिमम करंट विल बी यदि जगह ते 1 आ जाएगा मतलब ए 1 है ना यदि वैल्यू मैक्सिमम 1 ए तो कांस्टेंट है ना चेंज किया नहीं जा सकता ना इनू चेंज करके ही तुसी करंट नू चेंज कर सकते हो तो यदि वैल्यू मैक्सिमम 1 होंदी है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जी है 1 होंदी है क्लियर तो यदि वैल्यू जो 1 है तो साढ़े कोल ए हो गया दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनू जे तुसी इक्वेशन 1 क्या है एन तुसी इक्वेशन 2 कह दो तो यही वैल्यू नू तुसी ए इक्वेशन दे विच पुट कर दो मैं इनू थोड़ा स्टैप 2 तो रब करन जा रहा आई थिंक तुहानू इत्थों तक क्लियर है तुसी वीडियो नू दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हो किस तरह किया आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा की जगह पे की आ गया आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं ते नाल की आ गया साडे कोल साइन एनू इत्थे लिखना पुट इन 3 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इक्वेशन नंबर 2 +1 क्लास दे विच मैं तुहानू समझाया ही जो साइन दे या कॉस दे नाल आर्गूमेंट लगा हुंदा इनू असी फेज बोलते हैं की बोलते हैं फेज देखियो ध्यान नाल एदा फेज ओमेगा टी एदा फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हुण एदी फेजर डायग्राम बना के देखिए उन्होंने भी तुसी समझना सॉरी इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 है ना इन्हां दोनों नू कंपेयर करके असी देखा मैं फेजर डायग्राम बना के तुहानू समझाने की कोशिश करता फेजर डायग्राम की है फेजर डायग्राम वो डायग्राम है जिहड़ी उन्हां फिजिकल क्वांटिटीज नू रिप्रेजेंट करती है जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज टाइम दे नाल वेरी करती हैं ठीक है और उस फिजिकल क्वांटिटी नू एक रोटेटिंग वैक्टर द्वारा ड्रॉ किया जाता है मैं वेक्टर बना लिया ई नॉट पीक वैल्यू यदि लेंथ जी है वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ नू दसेगी और ए वाला एंगल जिहड़ा है ओमेगा टी देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी एंगल है इस करके इत्थे ओमेगा टी एंगल बना लिया फेजर का ठीक करंट किस डायरेक्शन च होएगा ध्यान नाल देखना इत्थे करंट एदा एंगल ओमेगा टी है एदा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है एदा मतलब है पीछे है करंट ओदे तो ईएमएफ तो ते की मैं अंदर लिखना 90 डिग्री दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट ठीक है ईएमएफ दे नालों 90 डिग्री एंगल पीछे है क्योंकि ए जेड़ा वेक्टर जिन्हों आप फेजर बोलते हैं जेड़ा किसी फिजिकल क्वांटिटी नू रिप्रेजेंट कर रहा है जेड़ी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू टाइम दे नाल चेंज हो जाती है ठीक है उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहा है इन्हों फेजर बोलता जेड़ा ईएमएफ का फेजर है वो ओमेगा टी एंगल ते जेड़ा करंट आ रहा है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ਇਹਦਾ मतलब ईएमएफ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ओमेगा टी है ही है पर करंट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਉਹ ਬਣੀ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ in AC circuit containing inductor the current lags behind the EMF कि EMF तो पीछे रह रहा है lag माने पीछे lag behind the EMF करंट जेड़ा EMF तो पीछे रह रहा है कितने एंगल पे by phase angle of 90 डिग्री या pi by 2 क्लियर फिर दोबारा सुनो करंट lags behind the EMF by phase angle pi by 2 बस ये लास्ट लाइन तुसी लिख देंगे जे तुसी इन्हां दा भी ड्रॉ करना है वेव डायग्राम ड्रॉ करनी है वो भी असीं इदां ड्रॉ कर सकते हैं ए ईएमएफ दे लई ईएमएफ नूं आपां ग्रीन नाल रिप्रेजेंट कीता है ए ईएमएफ वेरी कर रही है टाइम दे नाल जदों इत्थों ग्राफ शुरू हुंदा ना फिर साइन दा ग्राफ आंदा ठीक है हुण करंट ए देखो ए हुंदा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360 ते पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है ठीक है
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ EMF पहले आई है, EMF करंट इस तो बाद आएगा, पर करंट की थोड़ी वैल्यू छोटी रखनी है, ठीक है। 90 डिग्री थोड़ा देखो यह वाली वैल्यू जी ना पीक वैल्यू ऑफ करंट, उन्होंने आप I0 ना लिखते हैं, तो जी EMF की पीक वैल्यू है थोड़ी ज़्यादा बनानी है, EMF क्लियर। दिस डायग्राम इज कॉल्ड वेव डायग्राम, दिस डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। समझ आ गया। लास्ट में तुम ये दोनों ही डायग्राम बना के दिखा देंगे। 90 डिग्री पीछे है मतलब बाद च शुरू होता करंट, EMF पहले है, करंट बाद च शुरू है, ठीक है। ये इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। इससे ही आर्टिकल तो नेक्स्ट आर्टिकल बनेगा। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर। इंडक्टिव रिएक्टेंस की ਇਹਦਾ मतलब है, it is the opposition offered by the inductor to the flow of alternating current through it। ठीक है, मतलब ऐसा कि कोई इंडक्टर है, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। that opposition of the inductor is called inductive reactance। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, x ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ l ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, inductive reactance। definition clear है, it is the opposition offered by the inductor to the flow of alternating current through it। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। we know that कि peak value of alternating current through an inductor is equal to E0 upon L omega। लास्ट आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ इस जगह ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ, the peak value of alternating current ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਹਮਸ ਲਾ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ I is equal to V upon R ਹੁੰਦਾ ਨਾ, करंट करंट, वोल्टेज वोल्टेज। इट मींस ए की होएगा फिर इत्थे रेजिस्टेंस है, अभी ओपोजिशन है, अभी ओपोजिशन है। ਇਹਦਾ मतलब इट हैज द डायमेंशन, L ओमेगा हैज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, dimensions of resistance, therefore it is called inductive reactance। XL is equal to L ओमेगा और L 2 पाई न्यू आ जाएगा ओमेगा की जगह पे। ये दोनों ही फॉर्मूले जिहड़े आ वो आपां कई जो न्यूमेरिकल्स आपां करांगे उहदे विच यूज करांगे। क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडक्टर अलो DC ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ नहीं करता, डायरेक्ट करंट ਨੂੰ इंडक्टर अपोज नहीं करता बट अपोजेस AC। ਤੁਸੀਂ देख ही लिया कि ये इंडक्टर ਜਿਹੜਾ है वो AC ਨੂੰ अपोज करता है क्योंकि opposition offered by the inductor to the flow of AC through it, but DC ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾउ करता है, DC ਨੂੰ कभी इंडक्टर अपोज नहीं करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट लगाया तो फिर इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता, फिर इंडक्टर एक आम वायर की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, पर अल्टरनेटिंग करंट लगाने के नाल इंडक्टर जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ AC ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, एक्सप्लेन। ठीक है, चलो एक्सप्लेन कर ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ आंसर लिखना तुसी। we know that कि ਜਿਹੜੀ इंडक्टर ਦੀ इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो L ओमेगा ਦੇ बराबर ਹੁੰਦੀ है, L into 2 पाई न्यू। ठीक है,
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਡਕਟਰ AC ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ DC ਨੂੰ ਅਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਫॉर AC ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। AC ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ AC ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 50 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट, ਇਹਦੀ वैल्यू भी है, ਇਹਦੀ भी कुछ ना कुछ वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਹੈ इंडक्टेंस ਦੀ, ठीक है। इस करके XL की आ जाएगा फाइनाइट आ जाएगा। बट फॉर DC ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ DC ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। therefore XL ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 0, मतलब नो ऑपोजिशन, नो ऑपोजिशन, क्योंकि यही चीज ते ऑपोजिशन है, ते है ही 0 है, ते दा मतलब ऑपोजिशन नहीं है। फिर तुसी लास्ट लाइन ते लिख देना इंडक्टर लो DC बट अपोजेस AC, बस यही दोबारा लिख लेना। क्लियर होगी गल? ये भी क्वेश्चन तुसी याद रखना। ये ते सारियां गल्लां आपां कीतियां इंडक्टर दे बारे। हुण असीं गल करदे हां कैपेसिटर दे बारे। कल असीं रेजिस्टेंस दे बारे गल कर चुके हैं, अज असीं कैपेसिटर बारे भी गल करदे हां। आर्टिकल का नाम रहेगा AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। मैं ताही क्या ना अज का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट ही इस करके आर्टिकल भी ज्यादा है, तो मैं वीडियो बनाने का ही सोच लिया। मैं कहा कि नहीं इन्होंने समझा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट चाहिए है, इस करके ऑनलाइन दे विच मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता। फिर पहले स्टैप दे विच की करोगे, स्टैप नंबर 1 पहले स्टैप दे विच तुसी लिखोगे कि कंसीडर करो एक कैपेसिटर है जिहदी कैपेसिटी C है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ਦੇ ਨਾਲ लगा ਦਿੱਤਾ है जिहदी इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ E = E0 sin ओमेगा t है। सेम टू सेम उससे तरह ही, ठीक है। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम दे उत्ते इहदा चार्ज है Q, देयरफॉर जिहड़ी इहदी वोल्टेज आएगी या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो आएगा साढ़े को Q/C। ये फार्मूला असीं पढ़ चुके हैं, ठीक। बट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम दे उत्ते जे असीं देखिए, मतलब एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम दे उत्ते भी देख लीए ते जिन्नी वोल्टेज इहदे मतलब जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस इहदे या प्लेट्स दे अक्रॉस है वो इस EMF दे बराबर ही होएगा, घट वध ते होना ही नहीं है, ठीक है। देयरफॉर मैं इधर लिख सकदा V = E एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यह हमेशा इहदे विचकार जिन्नी भी वोल्टेज आएगी वो इहदे बराबर ही होएगी। ते V दी वैल्यू इत्थे पुट कर दो Q/C = E0 sin ओमेगा t। क्लियर? Q नूं इधर रहन दो ते C नूं इधर ले जाओ, C E0 sin ओमेगा t। मैं दोनों पासे डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हुण जो Q की डिफरेंशिएशन की dQ/dt = C कांस्टेंट E कांस्टेंट, ठीक है। ते sin ओमेगा t की डिफरेंशिएशन किहदे बराबर आई cos ओमेगा t नाल t दे की लगा ओमेगा, इहनूं नाल लिख लेना। अच्छा डिफरेंशिएशन हो रही है, इंटीग्रेशन नहीं हो रही। दिस बिकम्स इक्वल टू I dQ/dt नूं आपां करंट बोलते हैं, C ओमेगा E हूँ देखो इत्थे cos है, cos नूं आपां sin ओमेगा t प्लस π/2 लिख सकते हैं। माइनस cos होए तो इत्थे माइनस आ जांदा, प्लस cos है तो इत्थे a भी आएगा। क्लियर? Next, the current will be maximum. Next step number 2 इत्थों लिखियो तुसीं
स्टैप नंबर 2 डिफरेंशिएशन ते इत्थे तुसी स्टैप नंबर 3 लिखना। स्टैप 3 करंट विल बी मैक्सिमम इफ sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 बिकम्स इक्वल टू 1। इस करके फिर इत्थे आई नॉट आ जाएगा मैक्सिमम करंट c ओमेगा e नॉट। ठीक है, ते ए हो गया 1 दे इक्वल। पुट दिस वैल्यू एनु इक्वेशन नंबर तुसी 2 मान लेना, पुटिंग 2 लिख देना ते जिहड़ी ए वैल्यू सी ओमेगा ई नॉट दी जगह ते आपां लिख देंगे आई नॉट। आई इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट दी जगह ते की लिख देना आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 एनु इक्वेशन नंबर 3 मान। ठीक है, ये है साडा ये वाला आर्टिकल इत्थे कंप्लीट हो जांदा। बट एक चीज लिखनी है इत्थे फेजर डायग्राम ते वेव डायग्राम बनाना है ना, दोनों को कंपेयर करके देखो। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करके देखो। एदा फेज कितना है ओमेगा टी, एदा फेज कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। एदा मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ EMF ਦੇ ਨਾਲੋਂ 90 डिग्री एंगल ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, या ਅਸੀਂ उल्टा भी कह सकते हैं EMF लैग बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2 कि EMF पीछे है, करंट ਅੱਗੇ ऑब्वियसली EMF पीछे है। फिर ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ फेज डायग्राम बनाते हैं। EMF ਦਾ एंगल कितना है ओमेगा टी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ग्रीन ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। EMF ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਥ ਲੰਬੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। E नॉट ਤੇ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ओमेगा t ਹੈ। क्या हो गया ओमेगा t ਦਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ I नॉट 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਵੇਵ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਵੇਵ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ वेव डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ EMF ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤੇ EMF ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ EMF ਦੀ E नॉट। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ मतलब ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 90 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ 90, ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ इस तरह करंट का ग्राफ जो वो इस तरह आएगा, मतलब 90 डिग्री एंगल पहले तो ही शुरू हो रहा है करंट। ठीक, ये है साडा AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। लास्ट लाइन पे तुसी यही लिखना है कि द EMF लैग बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2 या करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल पाई बाय 2, उल्टा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आंदा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक ही है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC थ्रू इट। ਜਦੋਂ AC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ XC ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ओमेगा E नॉट बनाया ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲਿਖ ਲਾਂ E नॉट अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। ਹੁਣ this has the dimension of, जिस तरह पहले मैं दस्या ही I is equal to voltage upon resistance, 1 upon C omega has the dimension of resistance, therefore it is called capacitive reactance। XC ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 upon C omega,
या इन्हों आप इस तरह भी लिख देंगे 1/c into 2 pi nu. This is the capacitive reactance. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर allow AC but block DC. DC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ. Explain. ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ we know that the capacitive reactance is given by 1/c into 2 pi nu. ठीक है, सेम उसी तरह जितना पहले किया है. For AC nu is equal to finite, therefore xc becomes equal to finite. But for DC ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ nu is equal to 0, therefore xc becomes equal to 1/0. ਇਹਦੇ ਚ 0 ਆ ਗਿਆ ਨਾ nu ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ infinity block DC. ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ, DC ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ AC ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ. ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ.